अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने कुछ आप लोगों के साथ वीडियोस और स्लाइड शेयर की थी रिगार्डिंग एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। These topics we have already studied in the previous semester and in the course of principles of macroeconomics. अगर उससे रिगार्डिंग कोई किसी क्वेरी है, अगर आप लोगों ने लेक्चर सुने हैं तो यू आर फ्री टू आस्क। आज हम फर्दर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई को एक्सटेंड करते हैं टूवर्ड्स द डिटर्मिनेशन ऑफ ISLM मॉडल्स। आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। दिस इज चैप्टर 10 फ्रॉम द बुक ऑफ मैनकिव, book of macroeconomics by Professor Mankiw, aggregate demand 1, building the ISLM model। बेसिकली ISLM मॉडल में की डिटर्मिनेशन में जो है वो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई का ऑब्वियसली रोल है इसमें। तो लेट्स सी के हाउ वी कैन डिटरमिन ISLM मॉडल। LM मॉडल बेसिकली मनी मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि IS मॉडल जो है, IS कर्व जो है वो गुड्स मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। IS stands for investment and saving। IS curve basically plots the relationship between the interest rate and the level of income that arises in the market for goods and services। IS कर्व जो है ये दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को शो करता है, दो जो गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में प्रिवेल करता है। जैसे मैंने कहा कि IS कर्व जो है ये गुड्स मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि LM कर्व जो है वो मनी मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। IS कर्व जो है वो दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को शो करता है, डेट अराइजेज इन द मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। और वो दो वेरिएबल हैं, एक है इंटरेस्ट रेट और दूसरा है लेवल ऑफ इनकम। लेवल ऑफ इनकम को एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर करता है, जबकि इंटरेस्ट रेट को एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर करता है। So you can say that IS curve plots the relationship between the interest rate and the level of income that arises in the market for goods and services। To develop this relationship, we start with the basic model called as Keynesian cross। Keynesian cross basically IS कर्व को डिटरमिन करने के लिए एक आप कह लें कि उसका की रोल है, उसका मेजर फंक्शन है। हम केन्जियन क्रॉस की मदद से जो है वो IS कर्व को ड्राइव करेंगे। सो लेट्स सी कि व्हाट इज केन्जियन क्रॉस। IS कर्व जो है वो प्रोफेसर केन्स ने जो है वो प्रेजेंट नहीं किया, बल्कि फर्दर आने वाले प्रोफेसर हिक्स ने गालबन प्रेजेंट किया है, लेकिन उसमें जो की रोल है वो केन्जियन थ्योरी का, केन्जियन क्रॉस का है। प्रोफेसर केन्स इन 1936 in his book General Theory of Employment and Income Determination presented the Keynesian cross, which provides further key role in the determination of IS curve or model। Let's see what is Keynesian cross, then हम Keynesian cross की मदद से IS कर्व को ड्राइव करेंगे। Keynesian cross, केन्जियन क्रॉस को स्टडी करने के लिए दो टर्म्स जो है वो यूज होंगी इसमें, एक है प्लान्ड एक्सपेंडिचर और दूसरा है एक्चुअल एक्सपेंडिचर। एक है प्लान्ड एक्सपेंडिचर और दूसरा है एक्चुअल एक्सपेंडिचर। एक और बात एक्सप्लेन करता जाऊँ, जो केन्जियन क्रॉस है ये भी शॉर्ट रन थ्योरी है, शॉर्ट रन को रिप्रेजेंट करता है, और इसी तरह जो IS कर्व है ये भी शॉर्ट रन, ISLM फ्रेमवर्क जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये शॉर्ट रन थ्योरीज हैं। और दूसरी बात ये कि ये दोनों क्लोज्ड इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, मतलब इसमें नेट एक्सपोर्ट जो है वो शामिल नहीं है। ये दो बातें आपको क्लियर होनी चाहिए कि एक तो ये शॉर्ट रन थ्योरीज हम पढ़ रहे हैं, ISLM फ्रेमवर्क जो पढ़ रहे हैं, और दूसरा ये कि ये क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल हम पढ़ रहे हैं
ये ओपन इकोनॉमी मॉडल नहीं है, मतलब इसमें जो फोर्थ वन वेरिएबल है नेट एक्सपोर्ट वो शामिल नहीं है। y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, यहाँ तक शामिल है। प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड एक्चुअल एक्सपेंडिचर, इन दोनों की मदद से जो है वो केंद्रीय क्रॉस बनता है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट household, firms and the government spend on goods and services. It equals the economy's gross domestic product. On the other hand, planned expenditure is the amount household, firms and the government would like to spend on goods and services. अब देखें इसमें तीन नाम लिए जा रहे हैं, एक है हाउस होल्ड, दूसरा फर्म्स और तीसरा गवर्नमेंट। हाउस होल्ड क्या स्पेंड करता है? कंजम्पशन। फर्म्स क्या स्पेंडिंग करती हैं? इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग कहलाएगी। तो इसलिए तीनों का नाम लिया जा रहा है सी प्लस आई प्लस जी। एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट हाउस होल्ड, फर्म्स एंड द गवर्नमेंट स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक्चुअली में जो स्पेंड कर रहे होते हैं वो मतलब हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट मिलकर जो एक्चुअली में स्पेंड कर रहे हैं वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। एंड व्हाट दे वुड लाइक टू स्पेंड, व्हाट दे वुड लाइक टू स्पेंड इज नेम्ड एज अ प्लान्ड एक्सपेंडिचर। So planned expenditure is the amount household, firms and the government would like to spend on goods and services. Would like to spend on goods and services. जो वो स्पेंड करना चाहते हैं वो प्लान्ड एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। यू मस्ट बी क्लियर अबाउट द एक्चुअल एक्सपेंडिचर एंड प्लान्ड एक्सपेंडिचर। एक्चुअल में जो एक्सपेंडिचर हो रहे होते हैं वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, और जो वो करना चाहते हैं हाउस होल्ड, फर्म या गवर्नमेंट, जो वो करना चाहते हैं, जो वो करने की प्लानिंग करते हैं, वो प्लान्ड एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेस हियर इज दैट व्हाई वुड एक्चुअल एक्सपेंडिचर इवर डिफर फ्रॉम प्लान्ड एक्सपेंडिचर? प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो है वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर से डिफर क्यों होते हैं? The answer is that firms might engage in unplanned inventory investment because their sales do not meet their expectation. ऐसा तो नहीं होता ना कि हम जो एक्सपेक्ट करें, मतलब मैं मंथ के स्टार्ट में हाउस होल्ड हूँ, मैं मंथ के स्टार्ट में जो प्लान करूँ और पूरा मंथ उसी के मुताबिक ही सारा खर्च हो, ऐसा तो नहीं होता, कम ज़्यादा हो सकता है। फर्म जो कुछ प्लान करके प्रोड्यूस करती हैं, क्या वो सारे का सारा सेल हो जाता है? नहीं, कभी ज़्यादा भी सेल हो सकती है, कभी कम भी सेल हो सकती है। गवर्नमेंट जो कुछ प्लान करके बजट बनाती है, क्या सब कुछ उसी के मुताबिक होता है? बिल्कुल भी नहीं। जब अगले साल का बजट आता है तो पिछले साल का रिवाइज्ड बजट भी साथ जारी होता है। वो रिवाइज क्या होता है कि जो चेंजिंग आई होती है वो एक्चुअल होता है, जो रिवाइज्ड होता है वो एक्चुअल फॉर्म में होता है, और जो पहले होता है वो प्लान्ड होता है। मीन्स कि फर्म जो कुछ प्रोड्यूस करती हैं वो सारे का सारा सेल नहीं होता। एक एग्जांपल ले लेते हैं ना, फर्म जो कुछ प्रोड्यूस करती हैं वो सारे का सारा सेल नहीं होता, कुछ अनप्लैंड इन्वेंटरीज बच जाती हैं। उन अनप्लैंड इन्वेंटरीज की वजह से एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है वो प्लान्ड एक्सपेंडिचर से डिफर होते हैं। हाउस होल्ड जो कुछ प्लान करता है उसी के मुताबिक उसका खर्च नहीं होता। गवर्नमेंट जो कुछ प्लान करती है, जो बजट बनाती है, उसी के मुताबिक उसके एक्सपेंडिचर नहीं होते। कोई कोरोना आ जाता है, कोई उस पर स्पेंडिंग करनी पड़ जाती है, या कोई और मसला मसाइल आ जाता है उस पर स्पेंडिंग करनी पड़ जाती है, तो उनका ट्रेंड चेंज हो जाता है स्पेंडिंग का। तो इट मीन्स के जो कुछ हम प्लान करते हैं उसी के मुताबिक नहीं होता, कुछ अनप्लैंड काम भी करने पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है वो प्लान्ड एक्सपेंडिचर से डिफर होते हैं। और इनको इक्वेट करने में स्टॉक ऑफ इन्वेंटरीज का बहुत रोल है। जो फर्म्स एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस कर देती हैं उस स्टॉक ऑफ इन्वेंटरीज का बहुत रोल है इनको इक्वेट करने के लिए। Here you can see that planned expenditure is equal to C plus I plus G, where C is equal to
CYD, where C is equal to CYD, and YD is disposable income. YD is disposable income means Y minus T. Income after paying taxes is called disposable income. YD की जगह Y minus T लिख दिया है. I is equal to I bar means constant fix. G is equal to G bar. T is equal to T bar. So you can say that planned expenditure is equal to C into Y minus T plus I plus G. Values plug कर दी हमने. Here is the curve for planned expenditure. Obviously ये जो है वो इंटरसेप्ट शो कर रहा है. ये जो ऊपर से स्टार्ट हो रहा है ये इंटरसेप्ट टर्म को शो कर रहा है. वाई एक्सिस पे जो है वो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, एक्स एक्सिस पे जो है वो इनकम और आउटपुट है. ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर कर्व है और इसकी जो स्लोप होगी वो एमपीसी कहलाएगी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. और इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम तब होगा जब आपके एक्चुअल एक्सपेंडिचर और प्लान्ड एक्सपेंडिचर दोनों आपस में इक्वल हो. और एक्चुअल एक्सपेंडिचर को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो है 45 डिग्री लाइन. ये जो 45 डिग्री लाइन है ये आपके एक्चुअल एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट कर रही है. डेट मस्ट बी इक्वल टू प्लान्ड एक्सपेंडिचर. और ये जहां पे एक्चुअल एक्सपेंडिचर और प्लान्ड एक्सपेंडिचर आपस में इक्वल है, दिस विल बी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट. दिस विल बी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट. जैसे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर प्लान्ड एक्सपेंडिचर से डिफर क्यों होते हैं. जब डिफर होते हैं तो इनको इक्वेट करने में किसका रोल होता है. ये इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है. ये ऑटोमेटिकली अचीव होता है. ये आपके सामने एग्जांपल मेंशन है कि किस तरीके से इसको हम ऑटोमेटिकली अचीव करते हैं. ये 45 डिग्री लाइन जो है ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर को जाहिर कर रही है और ये जो रिलेटिवली फ्लैटर लाइन है ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर को जाहिर कर रही है. एंड दिस वन इज इक्विलिब्रियम एट दैट पॉइंट एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स आर इक्वल टू द प्लान्ड एक्सपेंडिचर. अगर आप इसके राइट साइड पे देखें, अगर आप इसके राइट साइड पे देखें तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर देन प्लान्ड एक्सपेंडिचर. एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर देन प्लान्ड एक्सपेंडिचर. इट मींस स्टॉक ऑफ इन्वेंटरीज विल राइज. स्टॉक ऑफ इन्वेंटरीज में इजाफा हो जाएगा. स्टॉक ऑफ इन्वेंटरीज में इजाफा हो जाएगा. मतलब अनप्लैंड इन्वेंटरीज में इजाफा हो जाएगा जो प्लान नहीं थी, क्योंकि प्लान एक्सपेंडिचर कम है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर ज्यादा है. तो अनप्लैंड इन्वेंटरीज में इजाफा हो जाएगा. जब अनप्लैंड इन्वेंटरीज में इजाफा हो जाएगा मजीद इन्वेस्टमेंट कम करेंगे जिससे इनकम कम हो जाएगी, आपकी रिसोर्स फ्री हो जाएंगे. इनकम कम होने से ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स दिस इक्विलिब्रियम. इसी तरह अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, where planned expenditures are greater than actual expenditure, where planned expenditures are greater than actual expenditure. तो अब इसमें क्या होता है कि जो स्टॉक ऑफ इन्वेंटरी है उसमें कमी आ जाती है, क्योंकि प्लान्ड एक्सपेंडिचर ज्यादा है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर कम थे, एक्चुअल प्रोडक्शन कम थी लेकिन प्लान्ड ज्यादा हो गई है. तो जो स्टॉक ऑफ इन्वेंटरीज पड़ा था वो यूटिलाइज हो गया है, उसमें कमी वाकया हो गई है. तो फिर फर्म्स या हाउस होल्ड क्या है वो अपनी फर्म जो है वो मजीद इन्वेस्ट करेगी, मजीद प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी जिससे इनकम में इजाफा होगा और ये जो है वो राइट वर्ड इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट हो जाएगा until they reach at the point where actual expenditure are equal to the planned expenditure. मैं इस डायग्राम को दोबारा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है वो प्लान्ड एक्सपेंडिचर के इक्वल कैसे ऑटोमेटिकली हो जाते हैं. अगर आप इस इक्विलिब्रियम के राइट साइड पे देखें, वेयर एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर देन प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स, वेयर एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर देन प्लान्ड एक्सपेंडिचर. मतलब जो कुछ प्लान किया है एक्चुअल में उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रहे हैं. इट मींस कि स्टॉक ऑफ इन्वेंटरीज में इजाफा हो गया है. स्टॉक ऑफ इन्वेंटरीज में इजाफा हो गया. जब स्टॉक ऑफ इन्वेंटरीज में इजाफा हो जाएगा तो फर्म्स कम प्रोड्यूस करेंगी जिससे कुछ रिसोर्स फ्री होंगे, जिससे इनकम जो है वो कम हो जाएगी. इनकम कम होगी तो ये हम लेफ्ट वर्ड आएंगे इस पॉइंट की तरफ. इसी तरह अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें इक्विलिब्रियम के, तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर देन एक्चुअल एक्सपेंडिचर. जो एक्चुअल में एक्सपेंडिचर हो रहे हैं
प्लान्ड उससे ज्यादा है, मींस स्टॉक ऑफ इन्वेंटरीज में कमी आ जाएगी। स्टॉक ऑफ इन्वेंटरीज में कमी आने की वजह से फर्म्स नीड टू प्रोड्यूस मोर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट्स व्हाई दे विल हायर मोर रिसोर्स एंड इनकम विल इंक्रीज। तो ये ऑटोमेटिकली ये इक्विलिब्रियम अचीवेबल होगा। जी मोहम्मद फराज, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर ये लेफ्टवर्ड आने वाली बात दोबारा से बता दें कि शिफ्ट किस तरह से किस पैटर्न पे कर रहा है। अच्छा मैं दोबारा बता देता हूँ बेटा। ये इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिकली अचीवेबल है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर को प्लान्ड एक्सपेंडिचर के इक्वल रखने के लिए अनप्लैंड इन्वेंटरीज का बहुत रोल है। अनप्लैंड इन्वेंटरीज का बहुत रोल है। जब एक्चुअल एक्सपेंडिचर, अगर इसके राइट साइड पे देखें इक्विलिब्रियम के, व्हेन एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर देन द प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स मींस स्टॉक ऑफ इन्वेंटरीज विल राइज। यहाँ पे देखें प्लान्ड एक्सपेंडिचर कम है जबकि एक्चुअल में एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहे हैं। इट मींस के स्टॉक ऑफ इन्वेंटरीज में इजाफा हो रहा है। जब स्टॉक ऑफ इन्वेंटरीज में इजाफा हो जाएगा तो फर्म जो है वो फिर कम प्रोड्यूस करे, क्योंकि इन्वेंटरीज बढ़ गई है। मतलब आपकी, आप ये कह लें कि प्रोडक्शन ज्यादा थी, सेल कम हुई है। प्रोडक्शन ज्यादा थी, सेल कम हुई है। तो वो जो अनप्लान इन्वेंटरीज की वजह से फिर आप फर्म जो है वो कम प्रोड्यूस करेगी, जिससे कुछ रिसोर्स कम हो गए, जिससे इनकम कम होगी। तो हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गए यहाँ से y1 से इधर की तरफ टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। और इसी तरह अगर हम लेफ्ट साइड पे मौजूद हैं वेयर प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर देन एक्चुअल एक्सपेंडिचर, एक्चुअल में जो एक्सपेंडिचर है जीडीपी है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर उससे ज्यादा है। मींस स्टॉक ऑफ इन्वेंटरीज, स्टॉक ऑफ इन्वेंटरीज में कमी आ रही है। प्लान्ड एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहे हैं एक्चुअल एक्सपेंडिचर से, मतलब सेल ज्यादा हो रही है प्रोडक्शन से, सेल ज्यादा हो रही है प्रोडक्शन से। तो जो इन्वेंटरीज पड़ी थी वो सेल हो रही हैं, मतलब इन्वेंटरीज में कमी आ रही है। जब इन्वेंटरीज में कमी आएगी मतलब सेल ज्यादा होगी प्रोडक्शन से, फर्म्स विल प्रोड्यूस मोर ऑफ दैट कमोडिटीज। फर्म्स अपनी इन्वेंटरीज को बढ़ाना चाहेगी, फर्म मजीद प्रोडक्शन करेगी, जिससे मजीद रिसोर्स हाई करेगी, इनकम में इजाफा होगा एंड विल मूव टुवर्ड्स द राइट साइड। सो दिस इक्विलिब्रियम विल बी अचीव्ड वेयर एक्चुअल एक्सपेंडिचर आर इक्वल टू द प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स। क्लियर है पॉइंट? थैंक यू सर। के इक्वल होते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। दिस इज द केन्जियन क्रॉस। नाउ लेट्स, हमने इस केन्जियन क्रॉस की मदद से जो है वो आईएस कर्व को ड्राइव करना है। बट बिफोर दिस लेट्स सी हाउ फिस्कल पॉलिसी कैन अफेक्ट दिस केन्जियन क्रॉस। हाउ फिस्कल पॉलिसी कैन अफेक्ट दिस केन्जियन क्रॉस। पहले हम देखते हैं कि फिस्कल पॉलिसी जो है वो केन्जियन क्रॉस को कैसे अफेक्ट कर सकती है। Let's see, there is an expansionary fiscal policy. There is an expansionary fiscal policy. Expansionary fiscal policy का मतलब है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग में इजाफा हो जाना या टैक्सेस में कमी आ जाना, इसको हम एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। तो उसका जो है वो केन्जियन क्रॉस पे लेट्स सी के क्या इम्पैक्ट होता है। there is an example of expansionary fiscal policy where government expenditures are going to rise। अब देखिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग में इजाफा होगा, प्लान्ड एक्सपेंडिचर आपके बढ़ गए। ये कर्व जो है ये रेड लाइन कर्व पे शिफ्ट हो गया है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर अपवर्ड शिफ्ट हो गए हैं। और ये शिफ्ट कितना हुआ है? डेल्टा जी के बराबर, डेल्टा जी के बराबर गवर्नमेंट स्पेंडिंग में चेंज आई है। और इसकी वजह से इनकम में इजाफा हो गया। इनकम में कितना इजाफा हुआ? इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर मीन्स डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा जी मल्टीप्लाई बाय के। के इज मल्टीप्लाई बिकॉज के मल्टीप्लायर का फार्मूला है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा जी, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा जी। तो अगर उसे डेल्टा वाई के लिए हम सॉल्व करते हैं तो डेल्टा जी जो है वो मल्टीप्लायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने ये एमसीक्यूज भी पूछा था, अगर आपको याद हो, इससे रिलेटेड अक्सर पूछता हूँ मल्टीप्लायर से रिलेटेड। ये वही चीज़ है। ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर में कितना इजाफा हुआ है? जितने गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ी है।
मतलब $5 बिलियन है अगर प्लान्ड एक्सपेंडिचर, सॉरी $5 बिलियन का अगर इजाफा हुआ है गवर्नमेंट स्पेंडिंग में, तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर आपके $5 बिलियन बढ़ जाएंगे। लेकिन उसकी वजह से इनकम कितनी बढ़ेगी, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। मतलब $5 बिलियन डेल्टा जी है, मल्टीप्लाई बाय, अगर मल्टीप्लाई की वैल्यू 3 है, लेट्स सपोज 3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये 15 आ जाएगा। तो डेल्टा वाई में कितना इजाफा हुआ, $15 बिलियन का। पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं? यस सर। ओके, ऑलराइट। डेल्टा जी एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी अडॉप्ट की, जिससे प्लान एक्सपेंडिचर में इजाफा हो गया और उससे जो है वो इनकम में इजाफा हो गया बाय मल्टीप्लाइंग डेल्टा जी इनटू के। ये आपके सामने, ये देखें। सर ये वो जैसे प्लान इन्वेंटरीज के बारे में आपने बताया, ये उसी तरह से था ना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने की बात, हाँ जी, जिसकी वजह से प्लान वो एक्सपेंडिचर, इनकम बढ़ी है। प्लान एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू CY-T प्लस I प्लस G। ठीक है, अब उसमें से G बढ़ गया है तो प्लान एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे। यस सर। प्लान एक्सपेंडिचर बढ़ गया, प्लान एक्सपेंडिचर ऊपर शिफ्ट हो गया और उसकी वजह से इनकम बढ़ गई, गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बढ़ने की वजह से इनकम बढ़ गई। और कितनी बढ़ी है ये, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। मतलब ये डेल्टा जी जो है वो मल्टीप्लायर की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा और वो असर आएगा डेल्टा वाई पे। मींस डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा जी मल्टीप्लाई बाय के। ये देखें, ये आपके सामने है, एमपीसी लिखा हुआ है, क्योंकि एमपीसी की मदद से हम मल्टीप्लाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 1/1 माइनस एमपीसी वो मल्टीप्लाई कहलाता है। ये देखें आपके सामने डेल्टा वाई ओवर डेल्टा जी। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला दिया हुआ है, मैंने इजी वे में आपको बता दिया है। ये नीचे वाला वे फॉलो कर ले। ये देखें एमपीसी, ये देखें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, मैंने इजी वे में आपको बता दिया। ये देखें सेकंड एग्जांपल दिया है डिक्रीज इन टैक्सेस। जिस तरह मैंने कहा कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग का बढ़ जाना या टैक्सेस का कम हो जाना। ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कहलाती है। तो जब टैक्सेस कम होते हैं तब भी जो है वो प्लान एक्सपेंडिचर में इजाफा होगा, तब भी जो है वो प्लान एक्सपेंडिचर में इजाफा होगा। कैसे, देखिए प्लान एक्सपेंडिचर का फार्मूला है C/Y-T। तो टैक्सेस कम हुए हैं तो ऑब्वियसली प्लान एक्सपेंडिचर में इजाफा होगा, ये अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और उससे डेल्टा वाई में कितना चेंज आएगा, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। Now we are moving towards the determination of IS curve with the help of Keynesian cross. Here investment is a function of interest rate. यहाँ पे IS कर्व को ड्राइव करने के लिए दो फंक्शन जो हैं वो एक्सप्लेन होंगे। एक तो है केन्जियन क्रॉस और दूसरा है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट function shows the relationship between the investment and the interest rate and explain the negative relationship between the interest rate and the level of interest rate. Means higher interest rate is associated with the lower investment and lower interest rate is associated with the higher investment. This is a determination of IS curve. Here you can see that in the first A diagram, this is investment function, this is B diagram, Keynesian cross, and this is C diagram, IS curve. इन्वेस्टमेंट फंक्शन और केन्जियन क्रॉस की मदद से हमने IS कर्व को ड्राइव करना है। इन्वेस्टमेंट फंक्शन एंड केन्जियन क्रॉस की मदद से हमने IS कर्व को ड्राइव करना है। इन्वेस्टमेंट फंक्शन पे आते हैं हम। लेट्स सपोज सर ये पहला पार्ट कर रहे हैं हम, IS कर्व को ड्राइव कर रहे हैं। ओके सर। फर्स्ट पार्ट मीन बेटा, सर मेरा कहने का मतलब था कि हम अभी क्या इसको इंटरेस्ट रेट के थ्रू भी स्टडी करेंगे?
बेटा IS curve shows the relationship between the interest rate and the level of income that arises in the market for goods and services. IS कर्व जो है वो इंटरेस्ट रेट और इनकम के दरमियान रिलेशनशिप को जाहिर करता है जो गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में प्रिवेल करता है। पहले हमने केनजियन क्रॉस पढ़ा क्योंकि वो IS कर्व को ड्राइव करने में हेल्पफुल है। फिर इन्वेस्टमेंट फंक्शन को ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट फंक्शन सिंपल है बहुत, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा बता देता हूँ। इन्वेस्टमेंट फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरेस्ट रेट एंड द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एक्सप्लेन द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी। दिस इज जस्ट इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन दोनों की मदद से IS कर्व ड्राइव होगा। अब कर्सर की मूवमेंट देखिएगा, ये जो ब्लू डॉट है this one is first point, this one is the interest rate and this one is the investment. R1 is the interest rate and IR1 is the investment. कर्सर की मूवमेंट को आप देखिएगा प्लीज, ये फर्स्ट पॉइंट है। इसी पॉइंट की मदद से हमने ये इंटरेस्ट रेट पे निशान लगा दिया है IS कर्व वाले डायग्राम में। IS कर्व में आप देखें एक्स एक्सिस पे आउटपुट है और वाई एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट है, ये इसके सामने होना चाहिए बिल्कुल, और इसी तरह इनकम इसके सामने है, आप देख सकते हैं। अब ये ब्लू पॉइंट पे कोई सा पॉइंट है जहाँ पे ये इंटरेस्ट रेट है, कोई सा मतलब 8 इंटरेस्ट रेट है, 8 इंटरेस्ट रेट है और उस पर ये इन्वेस्टमेंट हो रही है। ये वही इंटरेस्ट रेट पे हमने ये निशान लगा दिया। ऑब्वियसली इस पे कोई सा इनकम का लेवल होगा। केंद्रीय क्रॉस लाइन पे आ जाए, दिस इज एक्चुअल एक्सपेंडिचर 45 डिग्री लाइन एंड दिस ब्लू इज प्लान्ड एक्सपेंडिचर। जहां पे एक्चुअल एक्सपेंडिचर प्लान्ड एक्सपेंडिचर के इक्वल है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ये Y1 आ गया, इसको यहां तक एक्सटेंड कर दिया Y1 लाइन को, और ये इंटरेस्ट रेट आ गया। ये फर्स्ट इंटरेस्ट, ये एक पॉइंट आ गया, तीनों डायग्राम में एक एक पॉइंट आ गया। पॉइंट क्लियर है। इसके बाद देखें कि लेट्स सपोज देयर इज अ राइज इन इंटरेस्ट रेट, राइज की जगह फॉल भी हो सकता है, एक ही बात है। वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। इंटरेस्ट रेट में इजाफा होगा, इंटरेस्ट रेट में इजाफा होने से इन्वेस्टमेंट में कमी आएगी। इंटरेस्ट रेट में इजाफा होने से इन्वेस्टमेंट में कमी आएगी। ये सेकंड पॉइंट आ गया, ये कर्व बन गया। एक कर्व बनाने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट तो चाहिए होते हैं ना। इंटरेस्ट रेट में इजाफा हुआ, इन्वेस्टमेंट में कमी आ गई। इन्वेस्टमेंट में कमी आने से एक्चुअल एक्सपेंडिचर डिक्लाइन, सॉरी प्लान्ड एक्सपेंडिचर डिक्लाइन हो जाएंगे डेल्टा I के बराबर। इंटरेस्ट रेट में इजाफा होने से इन्वेस्टमेंट में कमी आ गई, इन्वेस्टमेंट में कमी आने से प्लान्ड एक्सपेंडिचर कम हो जाएंगे, प्लान्ड एक्सपेंडिचर के कम होने से इनकम कम हो जाएगी। दिस विल बी द न्यू पॉइंट एट न्यू इंटरेस्ट रेट, दिस विल बी द न्यू पॉइंट एट न्यू इंटरेस्ट रेट। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये नेगेटिवली स्लोप्ड IS कर्व ड्रा हो जाएगा। सो यू कैन से दैट IS कर्व प्लॉट्स द इनवर्स रिलेशनशिप between the interest rate and the level of output that arises in the market for goods and services. ये क्लियर है? यहाँ तक पूछे, अगर डायग्राम में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर ये इंटरेस्ट रेट वाला दोबारा से बता देंगे, जो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है तो आगे से कर्व को एक्सप्लेन कर देंगे दोबारा। इंटरेस्ट रेट में अगर ये देखिए फर्स्ट पॉइंट था ये ब्लू वाला, ये इंटरेस्ट रेट था, उस पर ये इन्वेस्टमेंट थी, और उसी की मदद से हमने ये IS कर्व वाली डायग्राम पे इंटरेस्ट रेट R1 लगा दिया। अब एक्चुअल एक्सपेंडिचर प्लान एक्सपेंडिचर के बराबर है, जहाँ पे ये हमारे पास इनकम आ गई Y1, उसकी मदद से हमने Y1 की इनकम की मदद से हमने IS कर्व पे इनकम का निशान लगा दिया। ये कर लाइन और ये लाइन यहाँ पे दोनों कट किए, मतलब इस इंटरेस्ट रेट पे ये इनकम का लेवल है, तो ये ब्लू पॉइंट आ गया, ब्लू पॉइंट। अब हम इसमें चेंज करते हैं क्योंकि दो वेरिएबल, हमें 2 पॉइंट्स रिक्वायर होते हैं डायग्राम बनाने के लिए। लेट्स सपोज देयर इज अ राइज इन इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट में इजाफा होता है, इंटरेस्ट रेट में इजाफा होने से इन्वेस्टमेंट में कमी आ जाएगी, नेगेटिव रिलेशनशिप है। इन्वेस्टमेंट में कमी आने से ये नया पॉइंट आ गया, ये कर्व भी बन गया।
इन्वेस्टमेंट में कमी आने से प्लान्ड एक्सपेंडिचर कम हो जाएंगे, प्लान्ड एक्सपेंडिचर विल शिफ्ट टूवर्ड्स डाउनवर्ड, ये रेड कलर का नया कर्व आ गया, जिससे इनकम में कमी आ जाएगी Y2। तो ये नई इनकम जो है, ये नए इंटरेस्ट रेट पे ये नई इनकम आ गई, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया तो ये नेगेटिवली स्लोप्ड IS कर्व हासिल हो गया। So IS curve plots the inverse relationship between the level of interest rate and income that arises in the market for goods and services. So this is how we can derive the IS curve with the help of Keynesian cross and investment function. Now question arises here is that why IS curve is negatively sloped? Why IS curve is negatively sloped? The answer is that because, ये देखिए आपके सामने मेंशन है, because an increase in the interest rate causes planned investment to fall, which in turn causes equilibrium income to fall. That's why the IS curve slopes downward. ये इसका आंसर बनता है। दोबारा बोलता हूँ, why IS curve slopes downward? Because an increase in the interest rate causes planned investment to fall, which in turn causes equilibrium income to fall. The IS curve slopes downward. यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क। ये एक स्क्रीनशॉट लेकर जो है वो ग्रुप में जरा सेंड कर दें। हम 5 मिनट की ब्रेक करके जो है वो दोबारा जो है वो ज्वाइन करते हैं और दोबारा इसको नेक्स्ट जो है वो स्टडी एक्सटेंड करते हैं सेम टॉपिक को।